तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है जल, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है ATP। तो इसमें से जो विकल्प दिए हुए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है उसमें जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है तो उसका स्रोत क्या है। तो यहाँ से विकल्प देख लीजिए, CO2, जल, ग्लूकोज और ATP। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जल। इसका जल जो है सही विकल्प है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो इसके विकल्प हैं टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन और विकल्प डी है दोनों ए एवं बी, यानी कि टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों उसमें हो सकते हैं। तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर इसका हो जाएगा डी वाला, यानी कि दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे, लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों इसका, तो विकल्प डी इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन, पित्त की रासायनिक प्रकृति क्या है। जो पित्त है उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, यानी कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, जलीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पित्त जो है बी वाला ऑप्शन सही है, क्षारीय होता है, क्योंकि पित्त का जो pH मान होता है वो 7.7 होता है और pH स्केल पे क्या होता है कि 7 से अधिक जिसका pH मान होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, क्षारीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न 4 है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है, बी वाला, यानी कि यकृत जो है, चूँकि यकृत का भार जो होता है 1.5 kg के बराबर होता है, तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एस्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। जो एस्टिएप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो किस पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या फिर लवणों पर। तो इसका आंसर सी है, ये जो एस्टिएप्सिन एंजाइम है ये वसा पर क्रिया करता है, उसके पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है तो वो किसके पाचन में सहायता करता है। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा है बी एवं सी दोनों, यानी कि प्रोटीन या वसा दोनों। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला, यानी कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोग, इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो विकल्प हैं 20, 24, 28 या फिर 32। तो इसमें सही उत्तर जो है इसका कि मनुष्य में दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद लास्ट में क्या बनता है। तो पहला है प्रोटीन और वसा, तीसरा है मंड, चौथा है खनिज लवण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मंड। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो अंतिम उत्पाद है वो क्या हो जाएगा, मंड। नवा प्रश्न है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो जो मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो विकल्प हैं कि 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी। तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो 6 होती हैं। 3 ग्रंथियाँ राइट साइड में और 3 ग्रंथियाँ लेफ्ट साइड में होती हैं, तो ये हो जाएंगी 3 जोड़ी। तो विकल्प से भी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 10 है कि जठर रस निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय भित्ति से या क्षुद्रांत भित्ति से। क्षुद्रांत किसको कहते हैं, छोटी आंत को। और अमाशय भित्ति से। चौथा विकल्प है यकृत भित्ति से। तो जठर रस जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, अमाशय भित्ति से निकलता है, विकल्प सी सही है इसका। प्रश्न 11 है, ऊर्जा की मुद्रा है। तो ऊर्जा की मुद्रा
क्या है, डीएनए है या फिर आरएनए है, एटीपी है या फिर क्लोरोफिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एटीपी जो है ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। प्रश्न 12 है, रंध्र का संबंध होता है किस चीज़ से होता है? परासरण से होता है, विसरण से होता है, वाष्पोत्सर्जन से होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो रंध्र जो पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उनको रंध्र कहते हैं। तो उनका संबंध किस चीज़ से है? इनका संबंध जो है वाष्पोत्सर्जन से होता है। विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा इनका। प्रश्न 13 है कि श्वासनली की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? विकल्प दिए हैं 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या फिर 20 से 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर। उत्तर सी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, दूसरा श्वसन में, तीसरा पाचन में और चौथा जो है वृद्धि में। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ये किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी या फिर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी या फिर स्टेफन हेल्स ने की थी या लैंडस्टीनर ने की थी। तो ये 4 विकल्प हैं आपके पास, इनमें से जो सही विकल्प है उस पर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला उत्तर जो है इसका सही है, यानी कि विलियम हार्वे ने जो है इसकी खोज की थी। प्रश्न 16 है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। विकल्प है आपका 44, दूसरा है 45, तीसरा है 46 और चौथा है 47। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न 17, जीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? खुराना ने, पुन्नेट ने, जोहानसन ने या वाटसन एवं क्रिक ने? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। उत्तर सी जो है, जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न 18 है, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? पहला विकल्प है प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से या दोनों, ए व बी दोनों से। यानी कि प्रोटीन आरएनए दोनों से। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि प्रोटीन और आरएनए दोनों से बने होते हैं। प्रश्न 19 है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्रश्न सबको आता होगा कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला है होमो इरेक्टस, दूसरा है होमो हैबिलिस, तीसरा है होमो सैपियंस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस। तो विकल्प सी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 20 है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। तो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन से हैं? विकल्प हैं आपके अरस्तु, दूसरा विकल्प है लेमार्क, तीसरा विकल्प है डार्विन और चौथा विकल्प है ह्यूगो डिवरीज। तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है वो आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सी जो विकल्प है डार्विन, इसका सही उत्तर है। प्रश्न 21 है कि कीट परागण होता है मक्का में होता है या वेलिस्नेरिया में या साल्विया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। उत्तर सी जो है साल्विया में होता है कीट परागण। प्रश्न 22 है, यकृत द्वारा क्या स्रावित होता है? यकृत द्वारा लार स्रावित होती है या फिर जठर रस या पित्त रस या अग्न्याशयिक रस स्रावित होता है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि यकृत के द्वारा जो है पित्त रस का श्रावण होता है। प्रश्न 23 है, केवल जल में घुलनशील होता है। यहाँ पर विटामिन दी हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन्स के कौन सी विटामिन्स हैं ऐसी जो जल में घुलनशील होती हैं? तो विकल्प इसका डी है सी। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, बी और सी जो विटामिन होती है वो केवल जल में घुलनशील होती है और डी, ई, के और ए जो है विटामिन ये वसा में घुलनशील होती है। आहार नाल सी के आकार की संरचना है। जो आहार नाल है सी के आकार की संरचना किसकी होती है? पहला विकल्प है अमाशय, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है क्रम रूप परिशेषिका। तो यहाँ पर जो ग्रहणी है यानी कि जो हमारा लीवर है, यकृत है, उसकी संरचना होती है सी के आकार की।